Hello friends, welcome to this new episode, and in this new episode we will start a new branch of the modern physics. What? Nuclear physics. ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। इस पर डिस्कस करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट समझेंगे, फार्मूले समझेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स से आप समझ रहे हैं कि अब हम एटम के न्यूक्लियस पर चर्चा करेंगे। एटम का न्यूक्लियस यानी नाभिक, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, इस पर चर्चा करेंगे। नाभिक, एटम पर हम लोगों ने मेनली इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है एटॉमिक फिजिक्स में, लगभग हम लोगों ने उस पर चर्चा किया नील्स बोर का मॉडल लेकर। ठीक है, लेकिन अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रेंज में आते हैं। ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। तो अब हम न्यूक्लियस एरिया की स्टडी करेंगे। देखो, एटम का लगभग ऐसा जर्नल पिक्चर से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। ठीक है, एटम के ऐसे जर्नल पिक्चर से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। ये है न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर आप जानते तो भाई हैं कि कुछ ऑर्बिट होते हैं। यूँ तो न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्बिट होते हैं जो स्टेबल ऑर्बिट कहलाते हैं, या से ऑर्बिट्स कह लो या सेल कह लो। इनको क्वांटिटाइज्ड सेल्स भी बोलते हैं, या इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो या कह लो इनको स्टेबल एनर्जी लेवल, इन मतलब यूँ तो बहुत सारे पॉसिबल, या कह लो कि न्यूक्लियस से जहाँ तक न्यूक्लियस का इफ़ेक्ट होता है वहाँ तक बहुत से लगभग इनफाइनाइट आप ऑर्बिट्स मान सकते हैं। लेकिन उन सभी ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल पर, ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, एनर्जी स्टेट्स, लेवल्स कह लो या एनर्जी स्टेट्स कह लो। उनमें से कुछ एनर्जी स्टेट्स या कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल होते हैं, वो उनको क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, और उनको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं। तो ये जो स्टेबल एनर्जी लेवल्स होते हैं या जो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, केवल इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इन्हीं ऑर्बिट्स या सेल जो स्टेबल हैं, जिनको स्टेबल एनर्जी स्टेट्स कहते हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन सर्वाइव कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं में पाए जाते हैं। इन ऑर्बिट्स में जो अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं। ठीक है, और वो इस न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इनको बोलते हैं स्टेबल एनर्जी लेवल्स। बाकी जितने एनर्जी लेवल्स या जितने ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे बहुत से इनफाइनाइट, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ जो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं या क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट, सिर्फ उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ये n = 1, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए गए,
इसमें इलेक्ट्रॉन पाए गए n=2, और ये सब हम आपको खैर समझा चुके हैं, तो ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रहे हैं। ठीक है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 8 होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे ही काफ़ी स्टेबल एनर्जी स्टेट्स या स्टेबल ऑर्बिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता है। आपको पता है कि एटम में 3 फेमस सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना होता है। एटम एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है। एटम न्यूट्रल होता है, उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उतने ही न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल होता है, लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिससे पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। चलो इलेक्ट्रॉन की कुछ चीज़ें लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसका मास इलेक्ट्रॉन का, अगर इसको me से डिनोट करो तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और ये बाहर सेल्स में मिलता है। एटम में जो सेल्स हैं बाहर, उनमें मिलता है, ये रिवॉल्व करता है। आगे आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है, लेकिन उनका नेचर डिफरेंट होता है। और एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे कि नेट चार्ज एटम का 0 हो जाता है। इसका जो मास है प्रोटॉन का वो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मास आ जाएगा 1836 × 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज। और इसका जो मास है न्यूट्रॉन का वो Mn = 1839 me। एक इलेक्ट्रॉन का 1839 टाइम्स होता है, तो अगर इसका मास आपको निकालना हो तो 1839 और इलेक्ट्रॉन का मास से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा। तो ये आप करके देखिए और याद रखिए कि इनके मास किलोग्राम में कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन की तो हम बात काफ़ी कर चुके हैं, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यहाँ न्यूक्लियस में, ये दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है, काफ़ी छोटा स्पेस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी नाभिक, ये न्यूट्रल होता है। जो न्यूक्लियस है वो न्यूट्रल न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव, यानी जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 यानी न्यूट्रल। तो दोनों का जब चार्ज सम करोगे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सीधे ही सम होता है, सीधे ही जुड़ेगा। तो नेट जो चार्ज आएगा न्यूक्लियस पर वो पॉजिटिव होता है।
दूसरी और बात, प्रोटॉन का जो मास है वो बहुत हाई होता है इलेक्ट्रॉन से, लगभग 36 टाइम्स ज़्यादा। न्यूट्रॉन का थोड़ा और ज़्यादा होता है। इसका मतलब कि एक ही प्रोटॉन हजारों न्यूट्रॉनों के मास के बराबर मास रखता है। तो जो ये न्यूक्लियस होता है जहाँ पर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ये पूरे एटम के रिलेटिव में बहुत हैवी होता है, बहुत डेंस और बहुत भारी। मतलब वहाँ पर डेंसिटी मास की बहुत ज़्यादा होती है, या कह लो कि सारा जो एटम का जो मास है लगभग वो न्यूक्लियस में ही होता है। एटम का लगभग सारा मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है। क्योंकि अगर अभी तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1836 इलेक्ट्रॉन भी होते चारों तरफ, तो वो केवल एक प्रोटॉन के मास को बैलेंस कर सकते थे। मतलब एक प्रोटॉन का मास ही इतना ज़्यादा है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन मतलब 8 × 1836 इलेक्ट्रॉनों के बराबर मास रखेंगे। तो पूरे एटम में इलेक्ट्रॉनों के मास का लगभग कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। सारा एटम का मास उसके न्यूक्लियस में होता है, जहां पर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। किसी एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में पाए जाते हैं। क्योंकि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है अनटिल वो आयन न बन जाए। ठीक है, ऐसे एटम न्यूट्रल होता है। तो ये तो रहा आपका एक जनरल आइडिया जो कि आप सब लोग जानते हैं। पूरे एटम का मास लगभग न्यूक्लियस में ही होता है। वो इसके मास से आप समझ रहे हैं कि प्रोटॉन का मास लगभग 1800 इलेक्ट्रॉनों के बराबर है और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग 1839 इलेक्ट्रॉनों, मतलब बहुत हैवी होते हैं इलेक्ट्रॉनों की तुलना में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम का लगभग सारा मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है। चलो आगे चलते हैं। ये तो हमने आपको एक जनरल ऑब्जर्वेशन दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को खोजने का श्रेय किसे जाता है? जे थॉमसन, आप जानते हो। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने खोजा था। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन को जब खोजा था ना, तो उनको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे मतलब ओरिएंटेड होते हैं, या उनका एटम के अंदर अरेंजमेंट कैसे होता है। उनको ये नहीं पता था। तो जो आप आज आपको जो पता है कि कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, SPDF जो आप जानते हैं, उनमें पाए जाते हैं, ये सब उनको नहीं पता था। रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ नहीं पता था उनको। उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने उस पर उसका चार्ज और उसका मास डिटरमाइन किया था। थॉमसन ने इसका चार्ज ढूंढा कि इस पर निगेटिव चार्ज है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सिर्फ लिखा जाने लगा, और कभी कभी माइनस भी लगा देते हैं कहीं पर, ताकि पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। क्योंकि प्रोटॉन पर भी सेम चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसको ऐसे भी लिखा जाता है +E मतलब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल वैल्यू। ये प्रोटॉन का चार्ज है लिखा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो ये जे थॉमसन ने जाना कि ये है चार्ज। जे थॉमसन ने साथ में इसका मास भी निकाला था। उन्होंने इसका E/m वैल्यू निकाली थी कुल मिला के। ये कैसे है तो ये हम आपको बताएंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसका मास निकाला, लेकिन जे थॉमसन को एटम के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन रहता है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये नहीं पता था जे थॉमसन को।
जे थॉमसन ने एक कॉन्सेप्ट दिया। जे थॉमसन ने सोचा कि सिंस एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है ओवरऑल, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है। इतना तो उन्होंने दिमाग लगा लिया, न्यूट्रल करने के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए। तो थॉमसन ने सोचा कि एटम तो न्यूट्रल है और उसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के साथ हैं तो इक्वल नंबर में पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। लेकिन अब उनको ये थोड़ी पता था कि उसमें प्रोटॉन भी होते हैं, क्योंकि तब प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई ही नहीं थी, इलेक्ट्रॉन की ही हुई थी। जे थॉमसन ने प्रोटॉन से पहले ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी बाद में रदरफोर्ड ने की। तो उस समय प्रोटॉन के बारे में तो जे थॉमसन को पता नहीं था, तो उन्होंने एक दिमाग लगाया कि मतलब पॉजिटिव चार्ज तो होना चाहिए एटम में, क्योंकि निगेटिव है इलेक्ट्रॉन पर और ओवरऑल एटम जो है हमारा न्यूट्रल है। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज तो है एटम में, लेकिन उनको प्रोटॉन के बारे में जानकारी नहीं थी। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि एटम में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनके निगेटिव चार्ज के इक्वल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन वो कैसा है एटम में? तरबूज कभी देखो आप, तरबूज को आप बीच से काट दो, दो हिस्सों में ऐसे बीच से काटो, तो जब आप एक हिस्सा देखोगे तो वो लाल लाल तरबूज होता है, उसमें काले काले बीजे होते हैं, काले काले सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन ये बीज हैं, मतलब बीज की तरह एटम में होते हैं, और तरबूज का जो रेड पार्ट है ना वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने प्रोटॉन जैसे एटम में नहीं समझा था, उन्होंने इसको एक मतलब एक जैसे भरा हुआ कोई एरिया होता है, जैसे रुई से भर दो, या जैसे पूरे तरबूज का एरिया, वो जो लाल जो हिस्सा है वो टाइप का, प्लूम टाइप का। तो उन्होंने ये बताया कि बिल्कुल उसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज है, केवल चार्ज, प्रोटॉन से उनको कोई मतलब नहीं था, वो जानते ही नहीं थे प्रोटॉन के बारे में। तो उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज उसी एटम में से गोल गोल भरा रहता है। उन्होंने कुछ ऐसा समझा कि एटम जो है ये, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे भरा है पूरे एटम में, जैसे वो तरबूज के अंदर वो लाल कलर का जो मटेरियल नहीं जो भरा रहता है, जो जिसको हम खाते हैं, कि ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में हर जगह फैला रहता है। ये पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में ऐसे फैला हुआ है, पूरा वॉल्यूमेट्रिक फैला हुआ है, जैसे वो तरबूज का वो लाल लाल पूरा भरा रहता है, और उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, लाइक तरबूज के बीज, लाइक तरबूज के बीज ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे धंसे रहते हैं। उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन ही पार्टिकल्स हैं, बाकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो पार्टिकल टाइप का नहीं है, और अगर है भी तो ऐसे ये यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। उनको कोई आइडिया नहीं था प्रोटॉन का। न्यूट्रॉन के बारे में तो बात ही छोड़ दो, उनको न्यूट्रॉन तो पता ही नहीं था, तो वहाँ तक तो वो गए ही नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया, ये मॉडल अपना इलेक्ट्रॉनिक मॉडल उनका ऐसा था एटम का, कि भाई एटम तरबूज की तरह है, उसमें जो लाल रंग जैसे होता है भरा, लाल रंग का जो हम खाते हैं तरबूज के अंदर का मैटर, वो जो है वो यूनिफॉर्मली जैसे भरा है। बिल्कुल उन्होंने माना कि पॉजिटिव चार्ज भरा है और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बीज ठसे रहते हैं उसमें घुसे रहते हैं, वैसे ही बिल्कुल इलेक्ट्रॉन उसमें घुसे रहते हैं, इस बिल्कुल मतलब फिक्स स्टेट में। ओके, उन्होंने तो मोशन भी थोड़ा में भी डाउट किया था, तो ऐसे उन्होंने माना, और ये माना था कि जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उतना इस पॉजिटिव मैटर का चार्ज है, जिससे कि एटम न्यूट्रल हो जाए। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था। तो समझ लो कि उन्होंने खोज कर दी थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन उनको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट पैदा हुए, उनका नाम था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का
खोज किया, न्यूक्लियस और प्रोटॉन का भी। उन्होंने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट सबके सामने वो लाए, वो सबके सामने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट लाए और उन्होंने प्रोटॉन की भी खोज की, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग जे थॉमसन के बारे में तो पढ़ लिया, उनका ये प्लूम पडलिंग मॉडल जो कहते हैं, प्लूम पडिंग मॉडल, तरबूज बीज मॉडल कह लो, मतलब एक तरह से। तो ये तो हमने समझ लिया कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम ऐसा होता है। उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा था, क्योंकि उनको न्यूट्रॉन का कुछ आइडिया ही नहीं था। रदरफोर्ड थे जिन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया कि सेंटर में एक चीज़ होती है एटम के, जो बहुत हैवी है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। हालांकि उनको भी न्यूट्रॉन का नॉलेज नहीं था, लेकिन उन्होंने बस प्रोटॉन निकाल लिया और न्यूक्लियस, मतलब एक ये एरिया ढूंढा कि बहुत डेंस एरिया है और वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस आधार पर उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। चलो आगे हम लोग जानेंगे रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम लोग रदरफोर्ड मॉडल ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय। अभी आप इतना समझ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको रदरफोर्ड का मॉडल बताएंगे और देखेंगे कि न्यूक्लियस का, जो ये एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इसका साइज कितना होता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।